ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੰਥਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਰਨਵ ਦਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਅਰਨਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਰਨਵ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਰਨਵ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ट्राई करता, मेरा हिंदी का एक्सेंट वधिया नहीं है, इस करके मैं हिंदी में वीडियोज़ नहीं बनाता। सो आज हम ट्राई करते हैं हिंदी में वीडियो बनाने की, क्योंकि अर्नव जो हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि से, तो आज हम हिंदी में ट्राई करेंगे। सो हेयर इज़ अर्नव विद मी एंड ये अभी ब्लू कार्ड पे हैं, यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली लैंड किया जर्मनी में। तो अर्नव आपका वेलकम है जर्मनी में। और सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि जो भी मैंने कोशिश करी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करने की, उसका कुछ फ़ायदा आपको हुआ हो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, पहले उससे बात कर लेते हैं। हाय दोस्तों, जर्मनी आने तक का सफ़र एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सफ़र होता है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज हो और आपके फ्रेंड्स हो, जैसे अमित भाई जैसे फ्रेंड्स हों, और एक गाइडेंस मिले आपको, तो आपकी पूरी प्रोसेस खुद हो सकती है। पूरी प्रोसेस के लिए आपको हज़ारों पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ प्रोएक्टिव रहना और अच्छे लोगों को मिलना है। तो मैं अमित सर से मिला था और मैंने इनको बताया, मैंने इनकी वीडियो देखी थी ब्लू कार्ड की, और वो ब्लू कार्ड की वीडियो के थ्रू ही मुझे बहुत कुछ पता लगा कि प्रोसेस कैसे करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ पता ही नहीं होता है। और उसके बाद मैंने जब इनसे कांटेक्ट किया, इन्होंने मुझे इंस्टेंट मैसेजेस किए और इंस्टेंट रिप्लाईज़ करना शुरू कर दिया, और हर एक स्टेप को कैसे पकड़ के कोई गुंजाइश नहीं रखने की वीज़ा कल को रिजेक्ट हो जाए। तो वो सब छोटी छोटी हेल्प की वजह से मैं आज जर्मनी में हूँ। मेरा वीज़ा बहुत जल्दी लगा है और मेरी एक भी जगह गलती नहीं हुई है, जिसकी वजह से मेरा कोई डिले कुछ नहीं हुआ है, और मैं फाइनली यहाँ पर ब्लू कार्ड वीज़ा पर आया हूँ। सो दोस्तों मेरा यही हमेशा कोशिश होती है, बिकॉज़ जब हम किसी एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपसे लाखों रुपया मांग लेते हैं। लाइक आपको ब्लू कार्ड के लिए, आपको वर्क परमिट के लिए 50,000 से लेके उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। कोई 2 लाख भी मांग सकता है, कोई 8 लाख भी मांगता है ना। तो इनके पास जॉब ऑलरेडी थी, तो प्रोसेस ही करना था। वीज़ा लगवाने का प्रोसेस हम सारा खुद कर सकते हैं। अगर एक टेक्निकल बंदा, थोड़ा एजुकेटेड बंदा है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, इंग्लिश पढ़ सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, सारा कुछ हम खुद कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी गो थ्रू था, तो मैंने इनको सारा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा दिया और आज आपके ये सामने है। सो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सभी के मन में अभी ये होगा कि हम इंडिया में बैठे हैं और हमने जॉब कैसे लेनी है ना। तो यही क्वेश्चन जो मेन है और यही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, जॉब ग्रैब करना इंडिया से। तो अर्नव से पूछते हैं कि अर्नव जी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपने कैसे जॉब सर्च करनी शुरू की, क्या क्या सोर्सेज आपने जॉब ग्रैब करने के लिए लगाए, और पूरा एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। जॉब क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपकी एक प्री रिक्वेस्टिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ कर रखी है, सपोज़ करो मैंने डेटा इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो डेटा इंजीनियरिंग में जो सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशंस हैं मैंने पहले कर रखे थे। मैंने अपनी पहले एक रिज्यूमे वैसा बना रखा था, ताकि इंटरव्यूअर्स को पहले ही एक तरह से वो एक परसीव इफेक्ट बन जाए इंटरव्यूज़ में कि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो। उसके बाद मैंने क्या किया था कि मेरे कुछ दोस्त थे और मैंने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू ये जाना कि कौन कौन सी कंपनीज़ इंडिया के लिए हायर कर रही है, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा टैलेंट क्रंच था। और कुछ टेक्नोलॉजीज़ के लिए अगर टैलेंट क्रंच है तो ऑब्वियसली उनको इस वक्त बंदे चाहिए। उनको ये नहीं देखना कि कहाँ 20,000 यूरो लग रहे हैं और कहाँ 50,000 यूरो लग रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अपने दोस्तों के थ्रू पहले कंपनी शॉर्टलिस्ट की, उस कंपनीज़ की प्री रिक्वेस्टिक्स देखी कि उस कौन सी टेक्नोलॉजीज़ क्या हायर कर रही है, उन टेक्नोलॉजीज़ पर मैंने अपने आप को ग्रूम किया। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने स्टिल उसको ट्राई किया कि मैं दिखा सकूँ कि मैंने की हुई है, ताकि क्योंकि इधर लोगों को परफेक्शन चाहिए, इधर लोगों को ऐसा नहीं चाहिए कि आपने एक छोटी सी चीज़ कर रखी तो 50 चीज़ें आप कर लोगे। वो कंसेप्ट इधर नहीं चलता इंडिया वाला। तो उसके लिए फिर मैंने वो 5-6 चीज़ें अच्छी तरह प्री रिक्वेस्टिक्स करी और फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। डेली मैं 10 कंपनीज़ के लिए अप्लाई करता था लिंक्डइन के थ्रू, और
वो कंपनीज बेसिकली इस वक्त क्रंच में थी और टैलेंट नहीं मिल पा रहा था उनको। तो सडनली क्या हुआ कि मुझे एक कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी और मैंने ज़्यादा पैकेज पे नेगोशिएशन में नहीं मारी स्टार्टिंग में, और वो बाद में मैंने नेगोशिएट करना शुरू किया ताकि मैं एटलीस्ट पहले एक बार प्रोसेस में फंस जाता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको बात समझ लगी है उसमें सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो सोर्स यूज़ करे हैं इंटरव्यू ग्रैब करने के लिए, सबसे पहले इन्होंने अपने फ्रेंड सोर्स यूज़ करे हैं। लाइक इनके कुछ जर्मन फ्रेंड्स थे जो कि शायद उनके म्यूचुअल फ्रेंड जर्मन में थे, तो इनको बताते रहते थे कि कौन सी कंपनी डिमांड में है, तो कैसे जॉब आपको ग्रैब करनी है। तो सबसे पहले तो सोर्स आप इन्होंने जो लगाया कि अपने फ्रेंड्स के थ्रू। तो सेकंड थिंग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई लाइक मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया, लाइक आपने लिंक्डइन, मॉन्स्टर, जो भी जिंग वगैरह यहाँ पे चलते हैं, तो क्या आपने वो भी ट्राई किया या फिर आपको डायरेक्टली इसी से जॉब मिल गई? मैंने लिंक्डइन ट्राई किया था, लिंक्डइन रिक्रूटर से मिलने के लिए ट्राई किया था, पर लिंक्डइन पे कोई जॉब पे मैंने पोस्टिंग नहीं डाली थी। और एक बात कंफर्म है कि कोई कंपनी अगर हायर कर रही है तो आपको सबसे पहले लिंक्डइन पे चेक करना है कि क्या वो कंपनी हायर कर रही है। अगर नहीं पता लगता उनके करियर पेज पे जाइए और एटलीस्ट दोनों तरफ अपने आप को श्योरिटी रखिए कि अगर उसको लिंक्डइन से रिज्यूमे नहीं मिल रहा है या लिंक्डइन में थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मे बी उनकी करियर साइट में कम लोग अप्लाई। ये इजी चीज़ नहीं है जॉब ग्रैब करना। जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं रोज़ 10-20 कंपनी को अप्रोच करता था, और वो कितने दिनों से कर रहे थे, आई थिंक आपको महीना 2 महीने तो लग ही गया होगा ना। तो मतलब इन्होंने कम से कम 150 से 200 कंपनी को अप्रोच किया, उसमें से इनको 10 कंपनी का या 5 कंपनी का रिप्लाई आया होगा, ये मेरा गैस है क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से निकल गया हूँ। तो उसके बाद एक कंपनी ने इनको शॉर्टलिस्ट किया आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए, राइट? यही है ना? तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है आप लगाओ कि आप 100 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपकी मुश्किल से 5% है बीच में, 100 से 5%। तो ये सारी चीज़ें हैं, इजी नहीं है, बट आप कीप ट्राइंग। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो आप ट्राई करते रहो, एक ना एक दिन आपको गुड न्यूज़ जरूर मिलेगी। एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आनी जो है वही अपने आप में मेन चैलेंज होता है। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारे मन में बात आती है कि इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू कैसा था, इंटरव्यू के कितने राउंड हुए हैं। तो अर्नव, आप बताइए कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था और आपके कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के लिए? जी, जैसे आपने कहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इधर सबसे पहले आपका रिक्रूटर आपसे बात करता है, आपको समझता है एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल। अगर रिक्रूटर को लगता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपकी जो नॉलेज है, क्या वो जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच करती हैं, तो वो आपको फर्दर आगे करेगा। तो टिपिकली लोगों को लगता है कि लास्ट राउंड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पर सबसे डिफिकल्ट राउंड होता है जब आपका रिक्रूटर को आपको इंटरेस्ट दिखाना होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड आता है जिसमें आपको एक असाइनमेंट दे दी जाती है, आपसे कुछ नहीं बोला जाता, आपको एक असाइनमेंट और एक बड़ा सा ईमेल दे दिया जाता है। कोई डाउट्स हो तो असाइनमेंट उस ईमेल पे रिप्लाई करके आप बात कर सकते हो। आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा और असाइनमेंट काफ़ी लंबी होगी। ओके। तो आपको पूरी रात लगाओ। मैंने 3-4 बजे तक रात लगाई थी पूरी, और मैंने ट्राई किया था कि मैं उसी दिन ख़त्म करके अगले 24 घंटे में असाइनमेंट दे दूँ। ओके। जैसे 24 घंटे होंगे, आपको नेक्स्ट राउंड में आपका असाइनमेंट का रिव्यू होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, और ये 1.5 घंटा राउंड चलेगा। मतलब आपने जो भी टास्क किया है उसके रिलेटेड आपने ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों करी है, इसकी क्या ज़रूरत थी। जो सबसे इनिशियल राउंड है वो रिक्रूटर के साथ हो गया, उसके बाद आपको असाइनमेंट दी, उसके बाद असाइनमेंट के ऊपर एक और हुआ कि आपने ये क्यों किया है ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका जब ये हो जाता है तो एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है और वो आपसे लाइव कोडिंग कराता है। आपकी बेसिक स्क्रिप्टिंग, जो कि आपकी बेसिक कोडिंग होती है एरेज के साथ, या जो भी एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पूछा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी चेक की जाती है और आपके लाइव कोडिंग की जाती है। लाइव कोडिंग में ऐसा नहीं है, आप अगर 60-50% लाइव कोडिंग कर देते हो तो आप सिलेक्ट हो जाते हो, पर आपको क्या, आपको एक इंटरेस्ट दिखाना होता है कि मुझे ये चीज़ पता है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस राउंड में यही होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज वहाँ पे एक बंदा नहीं होता, 2-2, 3-3 बंदे होते हैं और वो लाइव कोड करवा के देखते हैं। जब आप असाइनमेंट कर रहे होते हो तो आप ऑफलाइन होते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बट जब आप लाइव होते हो तो आपको जो भी टास्क मिलेगा, जो भी आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए बोलेंगे, कुछ भी करने के लिए बोलेंगे, तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये बंदा कैसे ही कर रहा है कोड।
तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट राउंड होता है आई थिंक। अगर आपने ये क्लियर कर लिया ना तो आपको मतलब आपकी 80% तो सिलेक्शन हो गई है उसके बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद क्या राउंड था? उसके बाद एक डायरेक्टर राउंड होता है या हेड ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ होता है। जैसे मेरा स्टार्टअप था तो हेड ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ राउंड हुआ था, और उसमें बेसिक प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है और आपका फ्यूचर स्कोप पूछा जाता है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। तो दोस्तों ये सारे राउंड्स थे। इसके बाद इससे पहले एक और राउंड भी होता है। अगर आप सीनियर कोई जॉब पोजीशन पे जा रहे हो तो आपका टीम फिट राउंड भी होगा, बिकॉज आपको टीम को हैंडल करना पड़ेगा। आपके अंडर 5 से 10 जो भी जूनियर्स होंगे उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो उन टीम के साथ आपका टीम फिट राउंड होता है, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। टीम आपसे क्वेश्चन पूछती है, ये अप्रोच को आप किस तरीके से हैंडल करोगे। तो ये था अर्नब का ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के जैसा मत सोचना, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी गुंजाइश ना रहे। तो आपकी तैयारी इंडिया में जो होती है ना, उसको वो 50% लगा के चलो, 50 आपको और करनी है उससे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था, वीज़ा कैसे अप्लाई किया। इनका ऑलरेडी ही कंपनी ने फास्ट ट्रैक वीज़ा अप्लाई कर रखा था, तो इनके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी जो कि इन्होंने बताया। बट यूक्रेन रशिया वार के कारण जो प्रोसेस था वो फिर भी डिले था, इसलिए वैसे यूजुअली हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, बट इनको फिर भी 30 डेज़ लग गए। और उसके बाद का प्रोसेस जो भी है ये अर्नब बताते हैं। अर्नब बताइए डिटेल में। जी, तो सबसे पहले वीज़ा के लिए आपको अपने एचआर से बात करनी है, या आपका कोई रेलोकेटर होगा कंपनी के थ्रू, उससे बात करनी है। और आपने सबसे पहले चेकलिस्ट देखनी है। चेकलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, और चेकलिस्ट में जो ऑर्डर दिया होता है या जो डॉक्यूमेंट होता है उनको आपको 3 या 4 कॉपीज़ उनकी रखनी होती है। ओके 3-4 कॉपी नहीं रखोगे, कल को गलत साइन बच गई, कल को गलत सिग्नेचर पे कुछ गलत डल गया तो वहाँ पर टाइम नहीं मिलता है। और मैंने अपने लाइव एक्सपीरियंस में देखा है कि मेरे सामने एक आदमी का पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम थी और उसको 10 किलोमीटर दूर फोटो स्टेट कराने जाना पड़ा और फिर उसको शाम तक आना पड़ा। और एक मेरा क्वेश्चन, बीच में आपको टोक रहा हूँ, सॉरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो कलर जो सेट बनाए थे उसमें आपने कलर कॉपी भी करवाई थी या फिर ब्लैक एंड वाइट सारे डॉक्यूमेंट थे? जी, तो मैं तो श्योरिटी रखना चाहता था, तो मैंने हर डॉक्यूमेंट को कलर निकलवाया था। मतलब जितने भी आपके 4 सेट थे चारों के चारों कलर निकाल दिए? मेरे 1000-15-2000 रुपये लग गया था भाई, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे ये। जी, तो मैंने हर चीज़ का कलर निकलवा के रखा था। टिपिकली आपको 2 कॉपीज़ ली जाती हैं, 2 कॉपीज़ ज़रूरी हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। मेरे केस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे भी नहीं। अच्छा। पर उन्होंने मेरी दोनों कॉपीज़ ली। फ़ोटोज़ लेके जाइए। फ़ोटोज़ मेक श्योर कि आपकी जो फ़ोटो की जो कन्वेंशन है वो वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हो। नहीं तो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हुई तो फिर वहाँ पर कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं है जो आपकी फ़ोटो खींचेगा, जैसे कि ट्रैवल वीज़ाज़ में होता है। तो नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने वीज़ा के लिए फ़ाइल दे दी तो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करी उन्होंने, लाइक आपको लगा कि इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे? सबसे पहले जैसे मैंने फ़ाइल दी और मैंने एक ऑर्डर में जब अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपके ऑर्डर में गलत है। तो उनका अपना ऑर्डर होता है, तो उस वक्त ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रीअरेंज करना होता है। मेक श्योर आप पेपर क्लिप्स यूज़ करें, आप कोई स्टेपल नहीं यूज़ करना, आपको पेपर क्लिप यूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। और डॉक्यूमेंट उसी ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए जो कि उन्होंने अपनी जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बताई है, 1 2 3 नंबर पे जैसे जैसे डॉक्यूमेंट उन्होंने अरेंज किए हुए हैं वैसे ही आपको अरेंज करना पड़ेगा। और स्टेपल गलती से भी मत करना। और इवन कि आप पिक्चर भी पेस्ट मत करिए, उनकी अपनी ग्लू होती है वहाँ पे ही खुद वो पेस्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर आपको क्या क्या क्वेश्चनिंग उन्होंने करी? जी, तो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आपका एड्रेस क्या है वहाँ पर रहने का। अगर आपका एड्रेस नहीं है तो आपको एटलीस्ट एक टेंटेटिव एड्रेस देना होता है, कोई पोस्ट कोड या कोई स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर आपको देना होता है जो आपकी कंपनी के पास हो। मेरे केस में मैंने जैसे डॉक्यूमेंट मैंने नहीं दिया था एड्रेस, तो मैंने अपना कंपनी के पास का एड्रेस बोल दिया था। और अपनी कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंपनी का पूरा नाम जिसमें GmbH पूरा बोलना पड़ता है, कंपनी का फुल नेम। और उसके अलावा आप क्या करना चाहते हो, आपने इंडिया में क्या काम कर रखा है और वो कैसे रिलेट हो रहा है आपके जर्मन काम के साथ। ऐसा नहीं कि इंडिया में मैकेनिकल कर रखी है और जर्मनी में आप IT में काम कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज करता है उनको। ओके, सो मतलब जो भी मैं जज कर रहा हूँ ये एक फ्रेंडली टाइप ऑफ इंटरव्यू थी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंटरव्यू हो रही है, बट एक्चुअल में आपकी इंटरव्यू होती है। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको अपनी एटलीस्ट कंपनी का एड्रेस पता भी है या नहीं, आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी जॉब पोजीशन जो जिसके लिए हायर कर रही है कंपनी उसके
रिलेटेड है भी या नहीं है। तो ये आपकी एक फ्रेंडली टाइप ऑफ कन्वर्सेशन होगी, बट एक्चुअल में इंटरव्यू होती है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंटरव्यू हो रही है। तो अर्नव ये बताइए, जब आपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए उसके बाद वीज़ा कितने दिनों में आपको मिल गया था? जी, तो टिपिकली मुझे वीज़ा 7 दिन के अंदर मिल गया था। 31 अगस्त को मैंने अपना वीज़ा सबमिट कराया था और मुझे एक पिंक कलर का हैंड रिटन नोट मिलता है कि आपको कब पासपोर्ट कलेक्ट करने आना है वीज़ा स्टैम्प के साथ। तो आपका पासपोर्ट वो रख लेते हैं और आपको 7 दिनों बाद जब आप वापस आते हो उस पर्चे के साथ, तो आपको तब वीज़ा स्टैम्प करके मिल जाता है। तो ये प्रोसेस 7 डेज़ या मैक्सिमम 2 वीक्स तक जाता है। तो दोस्तों फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू काफ़ी लंबी हो गई है, तो फाइनल लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि आपका यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। आपने कुछ लाइक सोचा था जो यहाँ पे नहीं हुआ, या कुछ भी आप अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप बताइए। जी, बिल्कुल। तो जैसे मैं इधर पहुंचा, मुझे लगा कि टिपिकली क्या होता है वेस्टर्न कल्चर में, क्या होता है कि आपको सब लोग हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है, आपके साथ लोग फ्रेंडली होना चाहते हैं। पर जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में अगर आपको जर्मन नहीं आती और आप एक बीवीजी ऑफिस में जाते हो, तो वो एज अ एक्सपर्ट या एज अ फॉरेनर आपको हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा आपको कर्ज करेंगे वो बार बार। बोलेंगे यू आर इन द डॉइचलैंड। वो एग्जांपल देंगे आपको कि अगर हम जर्मन लोग अमेरिका में जाएंगे और जर्मन बोलेंगे, क्या उनको जर्मन आएगी बोलने? तो हम बोलेंगे नहीं। तो वो बोलेंगे कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम इंग्लिश बोल लें यहाँ पे, बिकॉज वो अपनी जगह पे राइट हैं। तो एक्चुअली हेल्पफुल यहाँ के लोग हैं, बट वो अगर उनको इंग्लिश आती भी होंगी ना कई लोगों को, तो वो इतना अपनी कंट्री को प्यार करते हैं, लैंग्वेज को प्यार करते हैं कि वो नहीं बोलेंगे। वो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं ना। तो ये एक, हाँ, यहाँ पे बहुत ये चीज़ चलती है। आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, कोई भी काम करवाने जाना है, जैसे टिकट लेने के लिए गए थे अर्नव, तो इनको ये डिफ़िकल्टी फेस हुई। मैंने इवन तक यहाँ पे आके ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि लड़के लड़कियों के वॉशरूम में घुस गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। लैंग्वेज कंस्ट्रेंट तो रहेगा ही रहेगा आपका। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इधर टाइम मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली देखा जाता है। बस अगर 2:14 पे आ रही है तो आपको 14 मिनट पे ही लेनी है, और आगे आपकी अपॉइंटमेंट के थ्रू ही हर चीज़ चलती है। डॉक्टरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको टाइम पंक्चुअल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना है, आपको प्री प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि 4:20 पे आपकी मेट्रो है या बस है, वो 1 मिनट पहले निकल जाती है, पहले निकल जाएगी, लेट नहीं आएगी वो। तो दोस्तों ये था आज का ओवरऑल वीडियो। इसमें हमने कोशिश करी है आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने की। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, तो आपसे लेते हैं अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से, कुछ यूज़फुल कंटेंट लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, बाय बाय।